इजी सा चैप्टर है, थोड़ा सा थ्योरी है इसमें, थोड़ा सा न्यूमेरिकल्स है, विजुअलाइजेशन है, 3D विजुअलाइजेशन, बहुत मजेदार 3D विजुअलाइजेशन, ज्योमेट्री है 10th क्लास में। ये सब चीजें हैं इस चैप्टर में, सॉलिड स्टेट। तो सॉलिड स्टेट में हम क्या पढ़ते हैं, पैकिंग पढ़ते हैं, इतनी तगड़ी पैकिंग है सॉलिड्स में, कैसी पैकिंग, सॉलिड्स सॉलिड्स क्यों है, कौन ज्यादा बढ़िया सॉलिड है, ये सब चीजें पढ़ते हैं, ठीक है। तो बच्चों इसमें रेगुलर पैकिंग होती है, कैसे पैकिंग होती है, रेगुलर एक जैसे। आपने 10th क्लास में पढ़ा है डायमंड का स्ट्रक्चर, सॉरी 11th में भी पढ़ा है डायमंड का स्ट्रक्चर, कार्बन कार्बन की रेगुलर पैकिंग, एक जैसा स्ट्रक्चर चलता है हर डायरेक्शन, जिधर देखो जिस दिशा में देखो एक जैसा माहौल, जैसे बोल दिया वैसे ही बैठे हैं तमीज से, इसको बोलते हैं रेगुलर पैकिंग। क्या बोलते हैं इसको, रेगुलर, रेगुलर 3D पैकिंग, एक ही जैसा सीन चलता है हर डायरेक्शन में। अब जब रेगुलर पैकिंग होती है तो उसको पढ़ना आसान होता है, क्योंकि हम एक छोटा सा पोर्शन स्टडी करेंगे। जैसे एक बिल्डिंग है ना, उसमें बहुत सारे कमरे हैं, सब कमरों में वही 5 पंखे लगे हैं, 2 लाइटें लगी हैं, बिल्कुल जितने रूम से सब में एक जैसा माहौल है। बिल्डिंग को पढ़ना आसान हो गया, हमने सिर्फ एक रूम को स्टडी कर लिया। क्या कर लिया हमने, एक रूम को स्टडी कर लिया, समझ आ रही बात। ऐसा ही सॉलिड्स में होता है, अच्छे सॉलिड्स में ऐसा ही होता है, रेगुलर पैकिंग है, हमने एक छोटा सा पोर्शन काट के, उसको यूनिट सेल बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, यूनिट सेल, उसको स्टडी कर लिया, ठीक है, उसको स्टडी कर लिया, पूरा स्ट्रक्चर स्टडी हो गया, बात समझ आ रही है, काम आसान हो गया, छोटा सा पोर्शन पड़ा, पूरा स्ट्रक्चर में वो ही माहौल, जैसा एक रूम में माहौल वैसे ही हर जगह, समझ आ रहा है सबको। इसलिए हम यहाँ पे ये सब चीजें पढ़ते हैं, ठीक। तो ये है बेसिक इसका। सबसे पहले क्लासिफिकेशन, ऑन बेसिस ऑफ अरेंजमेंट। ये सब बोर्ड में थ्योरेटिकल पॉइंट बहुत आसान आसान से पूछते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, अमरफस सॉलिड्स क्या होते हैं, क्या डिफरेंस है इनमें। रेगुलर 3D अरेंजमेंट, जहां पे रेगुलर 3D अरेंजमेंट होता है उनको बोलते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। क्या बोलते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। हमने मेनली इन्हीं को स्टडी करना, क्योंकि इनको स्टडी करना आसान है। इरेगुलर अरेंजमेंट होगा तो क्या करेंगे उसको स्टडी करेंगे, फालतू की मेहनत तो करेंगे नहीं, तो इरेगुलर अरेंजमेंट को स्टडी करेंगे, रेगुलर, ठीक है। इनको ये बोलते हैं लॉन्ग रेंज ऑर्डर सॉलिड्स। क्या होता है, लॉन्ग रेंज, दूर तक एक ही तरीके से, जैसे बोल दिया इनको भाई आपको ऐसे बैठना है, बिल्कुल बदतमीजी नहीं दिखाते, एक ही तरीके से बैठे, रेगुलर अरेंजमेंट, लॉन्ग रेंज, दूर दूर तक, जहां तक नजरें जाए वहां तक तमीज से बैठे हुए, ठीक है। वो क्या हो जाएंगे, शॉर्ट रेंज, थोड़ी देर बैठे, अरेंजमेंट, फिर अरेंजमेंट गड़बड़ा गया, फिर बदतमीजी शुरू कर दी, है ना, तो थोड़ी दूर तक नॉर्मल तरीके से बैठे, शॉर्ट रेंज ऑर्डर सॉलिड्स। इनको अमरफस वालों में तो स्यूडो सॉलिड भी बोलते हैं, फर्जी, स्यूडो मतलब फर्जी, फर्जी सॉलिड। फर्जी क्यों है, अभी एग्जांपल्स में आएगा।
प्लास्टिक, रबर, ग्लास, ये इसके कुछ एग्जांपल्स हैं। तो ये जब बहुत टाइम के लिए टंगे रहते हैं ऊपर से टंगे हुए, नीचे से थोड़े से मोटे हो जाते हैं ग्लास, ऐसा देखा गया। रबर, प्लास्टिक बहुत दिनों तक टंगे रहेंगे, सालों तक, बहुत दिनों तक मतलब सालों तक, नीचे से थोड़े मोटे हो जाएंगे, ऊपर से थोड़े पतले, मतलब शेप डिफॉर्म हो जाएगी। नॉर्मल सॉलिड नहीं होगा, स्यूडो सॉलिड, फर्जी सॉलिड्स होंगे सर। सॉलिड्स की डेफिनेशन क्या होती है? जो अपनी शेप को चेंज ना होने दे, है ना? तो जिनकी शेप थोड़ा चेंज हो रही है, डिफॉर्मिटी आ रही है, मतलब वो स्यूडो सॉलिड है। इनमें ये टेंडेंसी थोड़ी ज्यादा। समझ आ रहा है? ठीक है। ग्लास बनता भी कैसे है आपको अगर पता हो इंडस्ट्रीज में, तो कैसे बनता है? सुपर कूल्ड लिक्विड, क्या बोलते हैं उसको? सुपर कूल्ड लिक्विड होता है, लिक्विड फॉर्म में बनता है, फिर उसको ठंडा कर देते हैं, सुपर कूल्ड लिक्विड या स्यूडो सॉलिड्स बोलते हैं। तो समझ आ गई बात? प्लास्टिक भी, रबर भी आपको पता है ना, लिक्विड फॉर्म में बनती है, उनको फिर ठंडा कर देते हैं। हाँ आ जाएगा, लेकिन बोलूँ ना बहुत दिन, थोड़ा सा डिफॉर्मिटी आ जाएगी, रबर में नहीं आएगी, थोड़ी भी नहीं आएगी। फिर वो सॉलिड ही कैसा जिसके शेप में डिफॉर्मिटी आ जाए। सॉलिड्स की डेफिनेशन क्या है? जो अपनी शेप को चेंज ना हो। इनकी NaCl के साथ कुछ करके देख लो आप, सिलिका सैंड के साथ करके देख लो, SiO2 के स्ट्रक्चर के कोई हरकत नहीं होगी, कुछ नहीं बिगाड़ सकते आप उसको। समझ आ रही बात? स्टील इलास्टिक बहुत होती है, मतलब कहते हैं वो अपनी शेप में आ जाता है वापस। ज्यादा क्या करेंगे? एक लिमिट तो सबकी है, एक लिमिट तो सबकी है ना? अगर हम किसी को तोड़ने पे आ जाए तो क्या डायमंड को नहीं तोड़ सकते क्या? ठीक है, एक लिमिट तो सबकी है, लेकिन एक लिमिट तक। ठीक, ठीक है। जो नेक्स्ट और क्या क्या पॉइंट्स हैं डिफरेंस के इनमें? चाकू से काटने पे परफेक्ट सरफेस मिलेगी, उसमें इरेगुलर सरफेस मिलेगी। रेगुलर सरफेस when cut with knife, yes। कुछ तो ऐसे भी होंगे जो नहीं कटेंगे, लेकिन अगर कट सकते होंगे तो फिर रेगुलर सरफेस। कुछ तो ऐसे होंगे, डायमंड तो नहीं कटता। नाइफ अलग चीज का चाहिए, नाइफ अलग चीज का होना चाहिए। कटते तो डायमंड में है। हाँ, लेजर से काटा तो रेगुलर सरफेस, यस। इसमें इरेगुलर सरफेस, ठीक है, डिफॉर्मिटीज आएंगी सरफेस पे। अरे यार, किससे 8000 के बोला? तो मार, तूने मार के देखा है सब? तो फिर सोचने में तुम्हारी सोच पता नहीं क्या है ना। बुक्स में लिख, बुक्स वालों ने लिखा है तो कुछ करके दिखा होगा, मैंने तो करके देखा नहीं। ये पॉइंट्स मैंने तो करके देखे नहीं है ना मेरी। बोला 1000 न्यूटन की फोर्स से मारती है चार।
चलो ठीक है ना, ये सब यार 2-3 पॉइंट्स हैं थ्योरेटिकल पर्ची से, है ना। मेरे भी मतलब मेरे को भी बदली किताबों में लिखा हुआ है तो मान लेते हैं, ऐसे कुछ प्रैक्टिकल ये तो हमने भी नहीं करके दिखाया, ऑब्वियस सी बात है। इररेगुलर सरफेस व्हेन कट विद नाइफ, लेकिन अब एनसीईआरटी ने लिखा है तो मानना पड़ेगा। उन्होंने करके देखा होगा सही में यार, हम तो सिर्फ सोच रहे हैं, उन्होंने तो सही में करके देखा होगा तभी लिखा है। फर्जी बात तो लिखी नहीं है। क्लियर है? तो ये कुछ डिफरेंस है क्रिस्टलाइन और अमorphous सॉलिड्स के। लास्ट है, लास्ट पॉइंट, एनाइसोट्रोपी और इसमें आइसोट्रोपी। ये ध्यान से पॉइंट याद रखना है आपको। आइसोट्रोपी का मतलब होता है सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज इन ऑल डायरेक्शन, हर दिशा में जिस भी डायरेक्शन में देखेंगे उनमें सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज आती हैं। इनमें बच्चों अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग फिजिकल प्रॉपर्टीज आती हैं। अभी सोचने बैठेंगे कैसे होगा ऐसा। हाँ सब कुछ सेम है, लेकिन उसका रीजन समझ ले। जैसे मैंने सोचता हूँ या जैसे मैं समझाता हूँ कि जैसे स्ट्रक्चर होते हैं ना NaCl, जब आप पढ़ोगे वो एकदम तमीज से बैठे होते हैं, कॉर्नर से बैठे तो कॉर्नर से बैठे, यहाँ पे बीच में जगह खाली तो वॉइड है तो वहाँ पे जगह खाली है। जब मैं वहां से लाइट फेंक के मारूंगा तो लाइट सीधे निकल जाएगी, किसी और डायरेक्शन से फेंकूंगा तो लाइट नहीं निकलेगी। वहां पे कुछ रैंडमनेस है। रैंडमनेस से क्या हुआ, यहाँ पे तो जगह खाली पड़ी है लेकिन आगे जाके आगे पार्टिकल आ रहा है समझ। तो रैंडमनेस होने की वजह से हर डायरेक्शन में सिमेट्री आ गई, और इनमें ये एक तमीज से बैठे हुए, एक डायरेक्शन में अलग सीन है, एक डायरेक्शन में अलग सीन। तो ऐसे समझ सकते हैं, समझ आ रही बात है ना। फिर से भी बात है, जो चीज किताब में लिखी है उसको समझने का तरीका बनाया हमने, है ना। एनाइसोट्रोपी, डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज। ऑनलाइन बच्चों सबको समझ आ रही चीज, along different direction। ठीक है आर्यन, श्रेया, दिव्यांशी। Yes, sir. Similar या same physical properties along different directions। ठीक है, थ्योरेटिकल पॉइंट है और समझ के एक एक पॉइंट हम इसमें ध्यान रख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। प्रॉपर्टीज कौन कौन सी, जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मैंने लाइट का एग्जांपल क्यों लिया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग आता है अलग अलग डायरेक्शन में। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग आता है अलग अलग डायरेक्शन, इसलिए मैंने लाइट का एग्जांपल लिया। मैं ऐसे ही समझता हूँ, मैंने भी बुक्स में पढ़ा है, समझता मैं ऐसे हूँ कि भाई अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग होगा। ठीक है। अच्छा, एक लास्ट पॉइंट, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये इनका एक शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है, दे हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट। शार्प मेल्टिंग पॉइंट मतलब जो जैसे ही वो मेल्टिंग पॉइंट आया, क्योंकि हर डायरेक्शन में हर जगह सेम स्ट्रेंथ है, पूरा स्ट्रक्चर ढह जाता है, बेंड हो जाता है। यहाँ पे अलग जगह अलग सीन है, यहाँ पे कहीं ज्यादा स्ट्रेंथ होगी कहीं कम स्ट्रेंथ होगी, तो दे मेल्ट ओवर अ रेंज ऑफ टेम्परेचर। हम बोलेंगे प्लास्टिक मान लिया 400 से 450 केल्विन तक मेल्ट होगा, समझ आ रहा है सबको। उनका शार्प मेल्टिंग पॉइंट होगा, बोलेंगे NaCl 1523 केल्विन पे मेल्ट हो जाएगा, समझ आ रहा है सबको शार्प मेल्टिंग पॉइंट का मतलब। ठीक है, इसमें हर जगह सेम स्ट्रेंथ होगी, उसमें अलग अलग जगह अलग अलग स्ट्रेंथ होगी, उसके हिसाब से मेल्टिंग होगी। दे मेल्ट ओवर अ रेंज ऑफ टेम्परेचर।
क्रिस्टलाइन, उसका शार्प मेल्टिंग पॉइंट है, वहां से भी सोच सकते हो। अभी भी पॉइंट आ गया ना, यार बर्फ का तो मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, 0 डिग्री सेल्सियस होता है ना, खत्म बात। मैंने देखा नहीं हो कि एक साथ मेल्ट हो गया ऐसा है, कैसे बातें सोचता है। कैसे चेक करें सारी एक साथ हो रही है, हमें तो ऐसे पता है कि मेल्टिंग पॉइंट सब 0 डिग्री सेल्सियस है, ये फ्रीजिंग पॉइंट वहीं के लिए। आरएन देख सकते हैं कैसे, बता नहीं देख सकते ना, तो मैं भी नहीं देख सकता ना, ये एक साथ मेल्ट हो रही है। ठीक है चलो, नेक्स्ट है फिर से एक और क्लासिफिकेशन ऑन बेसिस ऑफ, दूसरा पॉइंट नहीं लिखा, देख ले, दे मेल्ट ओवर अ रेंज ऑफ टेम्परेचर, दे मेल्ट ओवर अ रेंज ऑफ टेम्परेचर, है ना हमारे फर्स्ट में। They melt over a range of temperature. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है दूसरा। इसके लेंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स नीट वीट सकते पूछ सकते हैं, समझ में आना चाहिए ये वाला क्लासिफिकेशन। ऑन बेसिस ऑफ अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन पार्टिकल्स, ठीक है। कुछ होते हैं जो आयनिक सॉलिड्स, आसान सा थ्योरेटिकल सा टॉपिक है। आयनिक सॉलिड्स, आयंस होंगे, आयंस के बीच में क्या होगा, आयनिक बॉन्ड्स होंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक, सिंपल। फॉर एग्जांपल NaCl, ZnS, ये सब हम स्ट्रक्चर्स पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में। सीजियम हैलाइड, हमारी बात देखते ही समझ आ रहा है कि ये दो आयंस हैं, आयंस के बीच में क्या होगा, आयनिक बॉन्ड्स होंगे या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक। यहाँ पे पार्टिकल्स क्या होंगे, आयंस, कैटायंस एंड आयंस। मेटेलिक सॉलिड्स, मेटेलिक बॉन्ड्स होंगे, मेटेलिक सॉलिड्स को कैसे पहचानोगे, ऑब्वियसली कॉपर, जिंक, है ना, जो मेटल्स हैं और सॉलिड स्टेट में प्रेजेंट है दुनिया में, आयरन, सोडियम, इस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, मेटल्स हैं और सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। क्या बोलेंगे इसमें, मेटेलिक बॉन्ड्स आर प्रेजेंट, इनमें कौन सा अट्रैक्शन है, मेटेलिक बॉन्ड्स। पार्टिकल्स क्या होंगे यहाँ पे, एटम्स, आयरन के एटम्स, जिंक के एटम्स, कॉपर के एटम्स। थर्ड, कोवलेंट सॉलिड्स, कोवलेंट बॉन्ड्स होंगे ऑब्वियसली, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों, डायमंड, इसका एग्जांपल क्या है, डायमंड, हार्डेस्ट सब्सटेंस नोन, ठीक है। तो हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट अगर कोई पूछे तो किसका होता है,
कोवेलेंट सॉलिड्स का। एक ही एग्जांपल में समझ आ रही चीज हमें, डायमंड, सिलिका SiO2, ग्रेफाइट कार्बन कार्बन कार्बन, और उनमें कोवेलेंट बॉन्ड्स। समझ आ रहा है? हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट, इनका भी अच्छा खासा होता है आयनिक सॉलिड्स का, आपको पता ही है, बट अगर कोई पूछे हाईएस्ट तो वो हम बोलेंगे कोवेलेंट सॉलिड्स। क्लियर है? ठीक है, क्वेश्चन आएगा ना, तो ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं कि ये है, बताओ ये कौन सा सॉलिड होगा, आपको देख के पहचान आ जाएगी। तो मेटल लिखा हुआ होगा, ऑब्वियसली मेटलिक बॉन्ड होगा उसमें, है, आयंस लिखे हुए होंगे, डायमंड SiO2 ग्रेफाइट लिखा हुआ तो कोवेलेंट सॉलिड। समझ आएगा? लास्ट, फोर्थ और लास्ट क्लासिफिकेशन है मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। ठीक है, इनको बोलेंगे हम वीकेस्ट अट्रैक्शन, क्योंकि इसमें क्या होगा, वीक वॉन डेर वाल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या होगी, वॉन डेर वाल इज एक बड़ी बड़ी कैटेगरी है वहाँ, अभी थोड़ा सा इसमें क्लियर हो जाएगा। ठीक है, हाँ, ये सब के लिए ना बहुत अच्छे से लिखा हुआ है एनसीईआरटी में। सेम क्यों बेटा, यार आप खोल के पढ़ना, कोवेलेंट बॉन्ड लिखा हुआ है, मैग्नेटिक बॉन्ड लिखा हुआ है। हाँ तो फिर क्या, फिर सेम, तो आर्गन के बहुत मजे लेते हैं, पढ़ती बातें इतनी करा दो जिससे दुनिया जानती है ना। ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड और एक मैग्नेटिक बॉन्ड से सबसे बड़ा डिफरेंस वही है, मतलब। ठीक है, इसकी वजह से क्यों होता है मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में मॉलिक्यूल्स के बीच में होंगे वीक वॉन डेर वाल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। तो इनका लीस्ट मेल्टिंग पॉइंट होगा ना, सबसे वीक अट्रैक्शन किसे बोलेंगे, इनमें बोलेंगे। ठीक, वॉन डेर वाल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। इसमें पार्टिकल्स होंगे बच्चों, मॉलिक्यूल्स। एक HCl का मॉलिक्यूल, दूसरा HCl का मॉलिक्यूल, अगर सॉलिड HCl होगा तो आपको पता है कि HCl में क्या होगा, और सॉलिड HCl पड़ा हुआ है, एक मॉलिक्यूल और दूसरे मॉलिक्यूल में कौन सा अट्रैक्शन होगा, ना तो मेटेलिक बॉन्ड हो सकता, नहीं हो सकता, ना कोवेलेंट सॉलिड हो सकता। ठीक है, कभी कोवेलेंट बॉन्ड तो इनमें बन गया, अब इस मॉलिक्यूल और दूसरे मॉलिक्यूल में क्या है, समझ आ रही बात बच्चों? तो मॉलिक्यूलर सॉलिड्स का भी हम फर्दर क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, पोलर और नॉन पोलर। इसमें डायपोल डायपोल अट्रैक्शन सब पढ़ा हुआ है आपने 11th में, और नॉन पोलर में भी वॉन डेर वाल अट्रैक्शंस तो होते ही। समझ आ रही बात? ठीक, वॉन डेर वाल अगर किसी को डाउट हो तो सिर्फ H बॉन्ड को छोड़ के बाकी सारा वॉन डेर वाल है, सिर्फ H बॉन्ड को छोड़ के बाकी सारा क्या है, वॉन डेर वाल। H बॉन्ड इसमें भी नहीं होता, बात में आ रही है? ठीक,
सॉलिड HCl, आपसे बोल दिया ड्राई गैस सॉलिड CO2, ड्राई गैस के ड्राई गैस सॉलिड CO2, सॉलिड CO2, तो CO2 CO2 मॉलिक्यूल में कौन सा इंटरेक्शन होगा, जो बॉन्ड और फोर्स का इंटरेक्शन आ रहा है। गए दूसरे सॉलिड है, 2-4 दिन के मेहमान है, निपट लेंगे, टेम्परेचर आते निपट लेंगे, आपको पता ही है, ठीक है। HCl रूम टेम्परेचर पे गैसेस फॉर्म होता है, CO2 तो गैस है, गए दूसरे सॉलिड से। और एग्जांपल दिख रहा हूँ बहुत सारे, ठीक है। आयोडीन सॉलिड, I2 मॉलिक्यूल्स क्या होगा, अट्रैक्शन से आपको कोई नहीं सकता, सॉलिड I2, जबरदस्ती सॉलिड लिखना पड़ रहा है इनके आगे। एक एग्जांपल बस अच्छा है इसमें, आइस, आइस के एक मॉलिक्यूल और दूसरे मॉलिक्यूल को भी H बॉन्डिंग तो होती है, उसको हम इसी में डालते हैं, क्योंकि ना तो वो कोवलेंट बॉन्ड है, ना वो मेटेलिक सॉलिड है, ना तो ये मेटेलिक बॉन्ड है, ना कोवलेंट बॉन्ड है, ना एंटी बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड है, उसका नाम तो उसको सब हम यहीं पे डाल देते हैं, बॉन्ड वाले अट्रैक्शंस। आइएगा बच्चों, ठीक है। Ice is also an example of molecular solid, दो मॉलिक्यूल्स के बीच में, समझ रहे हैं। सॉलिड बेंजीन लिखा हो, आग बंद करके मॉलिक्यूलर सॉलिड, जबरदस्ती का सॉलिड है ये, उड़ने वाला है बस अभी। ठीक है, तो ये हो गया बच्चों क्लासिफिकेशन, वीकेस्ट लीस्ट मेल्टिंग पॉइंट इनमें होगा। आदत नहीं देखी, टेढ़ा मेढ़ा हो गया, ठीक है। तो ये हो गए क्लासिफिकेशन टाइप्स ऑफ सॉलिड्स के, पहले हमारे पास सरफेस टाइप, तो ये सिर्फ टर्म से जो ध्यान रखना है। और जो इसमें जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैकिंग्स है, उनको पढ़ने के लिए हमने बॉल्स या स्फीयर्स को यूज कर रहे हैं, क्योंकि जो भी हम पढ़ने वाले हैं एटम्स, तो भी वो भी स्फेरिकल होंगे, आयंस वो भी स्फेरिकल होंगे, उनकी हम अरेंजमेंट्स पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, अरेंजमेंट्स। तो दुकान में लड्डू रखे होते हैं बहुत सारे, एक के ऊपर एक, वो भी एक तरह की अरेंजमेंट है, पैकिंग है सारे। थोड़ी बेकार टाइप की पैकिंग है, बेकार टाइप की क्यों है, क्योंकि ऑब्वियसली अच्छी टाइप की कब होगी, जब हम खाली जगह भरेंगे, गड्ढों में रखेंगे। समझ आती बात सबको, लड्डू कैसे अच्छे से रखे जाएंगे, तो एक लेयर बनी, उसमें जो गैप बने उसमें हम फिट कर रहे हैं, तो अच्छी पैकिंग आएगी। लड्डू के ऊपर लड्डू रखेंगे तो बेकार पैकिंग आएगी, समझ आ रहा है। लेकिन पढ़ना इसको भी है, भले ही बेकार है, एक लेयर दूसरी लेयर तीसरी लेयर, ठीक है। ऊपर भी ऐसी लड्डू के ऊपर लड्डू रख दिया, क्या बोलते हैं इसको, ए टाइप ऑफ पैकिंग। ए का सिग्निफिकेंस क्या है, सेम, गड्ढे में नहीं रखा, सेम है, जैसी नीचे की लेयर वैसी ऊपर की लेयर, और तुम्हारी ए टाइप ऑफ पैकिंग, नॉट वेरी गुड, बेकार सी पैकिंग है। ऊपर इसके ऊपर बॉल के ऊपर बॉल, बॉल के ऊपर बॉल, बॉल के ऊपर, तो ये हमें यहाँ पे पढ़ना है, जो किस किस टाइप के अरेंजमेंट्स हो सकते हैं, किस किस टाइप की पैकिंग्स हो सकती है। ठीक है, ए का मतलब सुना गया सेम लेयर, जैसी पहली लेयर वैसी सेकंड लेयर,
पहली लेयर से जो गैप्स बन रहे थे हमने उनको फिल किया है, ठीक है। पहली लेयर में जो गैप्स बन रहे थे उनको फिल किया सेकंड लेयर में, ठीक है। और ये हर डायरेक्शन में होता है, ये तो आप प्लेन में देख रहे हो, ऐसे ही ऊपर भी, ऊपर मैंने इनको बॉल्स को यहाँ पे रखा गड्ढों में, ठीक है, ठीक समझ रही हो। और फिर जब तीसरी लेयर सेम एज फर्स्ट लेयर, ऊपर जो तीसरी लेयर लगाऊंगा मैं वो पहले जैसी, क्या बोलेंगे उसको, ए बी टाइप, क्या बोलेंगे, ए बी टाइप। ए बी का मतलब क्या है, पहली लेयर दूसरी लेयर अलग गैप्स में, तीसरी लेयर सेम एज फर्स्ट लेयर। आपको इमेजिन करना है, पहली लेयर दूसरी उसके ऊपर, तीसरी सेम पहले जैसे, ठीक है। बस पक्का होना चाहिए, मतलब ए बी का मतलब क्या है, एबीसी का मतलब क्या है, एबीसी का मतलब क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली तीन लेयर्स अलग फिर चौथी सेम एज फर्स्ट, ठीक है। तीन चीज बस ध्यान रखनी है, एबी टाइप ऑफ पैकिंग, एबीसी टाइप ऑफ पैकिंग, क्लियर है। थर्ड लेयर सेम एज फर्स्ट, पैटर्न्स, है ना। तो जो होते बहुत सारे हैं हमारे सिलेबस में, सिर्फ तीन, वो लड्डू जो रखे हुए हैं, जो दुकान पे लड्डू रखते होते हैं, तो क्या है, हर लेयर ही अलग आ रही है, एबीसीडी की जी वाली है ना पैकिंग, आगे पहली लेयर फिर लड्डू ऊपर दूसरी लेयर में, फिर फॉर्म, हमारी बात, ठीक है। ए बी, हमें बस तीन का मतलब बताना चाहिए, ए टाइप सिंपल सा मतलब है यार, है ना, सारी लेयर्स एक जैसी, सेकंड लेयर थर्ड लेयर सेम एज फर्स्ट, सेकंड लेयर डिफरेंट। एबीसी में क्या हो जाएगा, तीन लेयर्स अलग, पहली अलग दूसरी अलग तीसरी अलग, चौथी लेयर सेम एज फर्स्ट लेयर, फोर्थ लेयर सेम एज फर्स्ट लेयर, क्लियर है। तीन टाइप ऑफ पैकिंग में बताना चाहिए। हाँ हाँ, चेंजेस आएंगे, ठीक है, धीरे धीरे हम समझेंगे। अभी हमें बस ये कारण का मतलब होना चाहिए, धीरे धीरे बहुत कुछ इसमें ऐड होते जाएंगे। यूनिट सेल्स, अब हमने यहाँ से इनको पढ़ना शुरू करना है। यूनिट सेल्स, यूनिट सेल क्या होता है, एक छोटा यूनिट, जैसे बिल्डिंग का एक रूम, ऐसे यूनिट सेल्स जो एक छोटा सा पोर्शन हम स्टडी करने वाले हैं, जिसको रिपीट करने पे, रिपीट करते करते पूरा स्ट्रक्चर तैयार हो जाता है। यूनिट सेल इज स्मॉलेस्ट यूनिट which on repetition gives entire crystal lattice, पूरा लैटिस
क्रिस्टल तैयार हो जाएगा जिसको रिपीट कर लेते स्ट्रक्चर इतना याद है अभी सिर्फ मतलब है ना ABCD अभी उसको यूज करेंगे धीरे धीरे टेंशन ना नॉर्मली बच्चों हम क्यूबिक नॉर्मली हमारे सिलेबस में हम जो पढ़ने वाले हैं क्यूबिकल यूनिट्स सबसे ज्यादा सिमेट्रिकल होते हैं सबसे आसान स्टडी करने के लिए है ना और हम अपने रूम को ही एक क्यूब समझ के उसको विजुलाइज करेंगे ठीक है उसी को विजुलाइज करेंगे क्यूबिकल यूनिट्स ठीक है जैसे ये एक ध्यान से समझना एक चीज बस समझ लो जो ये 4 बॉल्स रखी हुई है इसके ऊपर 4 बॉल्स एग्जैक्टली ऊपर ए टाइप ऑफ पैटर्न ठीक है ऑनलाइन में से ध्यान से सोचना ऊपर 4 बॉल्स 4 के ऊपर 4 इनके जब आप कॉर्नर्स ज्वाइन करोगे क्या ज्वाइन करोगे कॉर्नर्स सेंटर्स जब इन बॉल्स के सेंटर्स ज्वाइन करोगे तो एक क्यूब बनेगा क्या बनेगा क्यूब 4 बॉल्स के सेंटर ज्वाइन करोगे तो एक स्क्वायर आ गया ऊपर वाली 4 बॉल्स और है ठीक है तो वहां उनको जब ज्वाइन करेंगे हम तो एक क्यूब निकल के आएगा क्या निकल के आएगा क्यूब समझ आ रहा है हम सिर्फ उस क्यूब को स्टडी करने वाले हैं हम पूरी बहुत सारी हजारों बॉल्स रखी हैं उनको स्टडी नहीं करना है हमने सिर्फ एक क्यूब को स्टडी करना ठीक है यूनिट सेल का मतलब समझ आ गया ये 4 बॉल इनके एग्जैक्टली ऊपर 4 बॉल्स उनके आपने सेंटर ज्वाइन किए तो एक क्यूब निकल के आ गया क्लियर है ये है जो पहले टाइप का सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल वेरी इंपॉर्टेंट ध्यान से सुनना इसको ठीक है समझ आ रहा है यस सर नीचे वाली 4 बॉल ऊपर वाली 4 बॉल ठीक है फ्रेंड्स नींद तो नहीं आ रही ठीक है ठीक है पूरा जो स्ट्रक्चर होता है पूरा जो क्रिस्टल का स्ट्रक्चर है पूरा NaCl का स्ट्रक्चर जाल बिछा देंगे पूरा स्ट्रक्चर जो तैयार होगा उसको लैटिस बोलते हैं क्रिस्टल लैटिस पर मूल्य होती है ना जब उसको तोड़ने के लिए जो एनर्जी लगती है ठीक है पूरे स्ट्रक्चर को तोड़ने के लिए जो एनर्जी लगती है उसको लैटिस एनर्जी ठीक है तो यहां से जो क्यूब निकल के आएगा ना क्या थी उसके हर एक कॉर्नर पे बनाई ऐसे क्यूब उसके हर एक कॉर्नर पे क्या रखी होगी बॉल रखी होगी हर कॉर्नर पे क्या है उस क्यूब के बॉल है पार्टिकल समझ में आ रही है ये ऐसी पैकिंग होने वाली है ठीक है तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल को हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं वन पार्टिकल एट ईच कॉर्नर क्यूबिक यूनिट सेल तो है क्यूब उठा लिया आपने उसके हर कॉर्नर पे एक एक पार्टिकल रखा हुआ है ये जो क्यूब निकाला तुमने उसके हर एक कॉर्नर पे क्या है बॉल रखी हुई नहीं रखी हुई ये हमारे क्यूबिक यूनिट सेल तो हमारा जो स्ट्रक्चर था वो बहुत बड़ा था हम उसे नहीं स्टडी करेंगे हम किसे स्टडी करेंगे भाई एक क्यूब निकाल 4 में 8 ठीक है उससे जो क्यूबिक यूनिट सेल निकल के आएगा कुछ ऐसा दिखेगा नहीं दिखेगा तो हमारा पढ़ने का तरीका ये रहेगा सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल का मतलब क्या है जिसके हर कॉर्नर पे पार्टिकल ठीक है
ठीक है, जो समझ आ गया था, ठीक। अच्छा मुझे ये बताओ, आपने ये किया होगा पहले कभी बचपन में, ये आपने 10th क्लास में किया है, कितना एरिया ऑक्यूपाइड है, कितना परसेंट एरिया ऑक्यूपाइड क्या है ना, कैसे करते थे, स्क्वायर का कितना परसेंट एरिया ऑक्यूपाइड है, कितना है, 1 फुट 1 फुट 1 फुट 1 फुट, एक सर्कल आ रहा है अंदर, ऐसे करते थे। एरिया ऑफ स्क्वायर कितना है, ए स्क्वायर, एरिया ऑफ सर्कल कितना है, पाई आर स्क्वायर, ऐसे करते थे, पाई आर स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। वही हम यहाँ पे करने वाले हैं, वही हम यहाँ पे 3D में करने वाले हैं। बात समझ आ रही है, सेम चीज हम यहाँ पे 3D में करने वाले हैं। आपने ऐसे किया हुआ ये चीज 10, ये स्ट्रक्चर है, फाइंड परसेंटेज ऑफ एरिया ऑफ स्क्वायर ऑक्यूपाइड, वही बच्चों हम यहाँ पे करने वाले हैं, सेम चीज अब 3D में करेंगे, ठीक है। कितने सर्कल आ रहे हैं एक स्क्वायर के अंदर, कैसे निकाला आपने, 4 × 1/4, कोई दिक्कत किसी को, 4 × 1/4, एक सर्कल कितना आ पा रहा है, 1/4 आ पा रहा है, ऐसे कितने सर्कल से, 4, मल्टीप्लाई कर दिया, वही तरीका हम यहाँ पे लगाने वाले हैं, समझ आ रही बात सबको, वही तरीका हम यहाँ पे लगाने वाले हैं। क्या निकालेंगे, z, z is number of particles per unit cell on average, number of particles per unit cell, बस है ना। इसी को समझने में स्टार्टिंग में 2 मिनट लगने वाले हैं, उसके बाद आसान हो जाएगा चैप्टर। अब आपको सोचना है, ये बॉल जैसे ये स्क्वायर हमारे सर्कल में, सॉरी ये सर्कल हमारे स्क्वायर में 1/4 था, कितना था, 1/4, ठीक है प्रिंस, इधर देखो सब लोग, तो ये जो स्फीयर है, बॉल है, ये कितनी है इस रूम में, इस पार्टिकल, इस क्यूब में, 1/8 होगी, कितनी होगी, 1/8, क्योंकि यहाँ पे बच्चों 8 क्यूब्स आएंगे, कितने क्यूब्स आएंगे, 8। अपने रूम पे है ना, ऑनलाइन बचने वाले बच्चे अपना रूम देखेंगे, देखेंगे कॉर्नर पे, देखेंगे कॉर्नर को सराउंडिंग कितने क्यूब्स बनेंगे, 4 तो नीचे, अरे 4 नीचे, 4 इसके ऊपर, ठीक है। यहाँ पे कितने रूम्स आएंगे, ये जो बॉल रखी हुई है कॉर्नर पे, कितने रूम्स में जा रही है, 8 रूम्स में जा रही है, कैसे, एक रूम यहाँ पे, एक रूम साइड में, एक रूम इधर, एक रूम इधर, 4 रूम आगे पीछे, देखो भी समझ नहीं आ रहा ना, है रूम नहीं तो ये सोच रहे हैं, वेरी गुड, ठीक है विनीत, कितने रूम से नीचे लगे हुए, यहाँ देखना नहीं है, इमेजिन करना है कि हर जगह रूम है, हाँ अच्छा एग्जांपल, चलो ठीक है, 2D में कितने स्क्वायर, कितने, 4 स्क्वायर तो लिख रहे हैं 4, 3D में जब 4 स्क्वायर नीचे, 4 स्क्वायर ऊपर, ये जो कॉर्नर आएगा कितने क्यूब से सराउंडेड होगा, 8 से, आगे समझ, पक्का सबको, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे जो क्यूब होगा, क्यूब पे जो पार्टिकल है, ये 8 क्यूब्स के साथ शेयरिंग में होगा, 4 तो नीचे बनेंगे और 4 ऊपर बनेंगे, 4, ये सब आपको मन की आंखों से देखना है, ठीक है, ठीक है, आगे में समझ आएगा पहली बार, हाँ बिल्कुल, क्या हो गया, अरे क्या वहां पे मत देखना, तो यहाँ पे देखना, तो वहां पे क्यों देखना, तेरे को वहां पे देखना है, ये तो ऑनलाइन वालों के लिए है, वहां पे तेरे को वहां पे देखना, एक ही रूम है, एक इसके साइड में होगा, एक इसके साइड में होगा, साइड वाले के साइड में होगा, होगा ही नहीं होगा, 4 होगा, ये 4 नहीं सोच सकता तो 4 ऐसे ऊपर नहीं होंगे क्या यार, इन 4 के ऊपर 4 नहीं होंगे क्या, सिमेट्रिकल है ना सब कुछ, तो कितने हो गए, अब कोई दिक्कत, पक्का, तो इस कॉर्नर को टच करते हुए कितने रूम्स होंगे, 8 होंगे, अब मानता बात को,
ठीक है, अब तो नहीं बोलेगा। ऑनलाइन बच्चों किसी को डाउट विजुलाइज करने में? श्रेया, समझ नहीं आ रही? यस सर। ठीक है, तो कॉर्नर वालों का कंट्रीब्यूशन 1/8 होता है। क्या याद रखना हमें, कॉर्नर वाले पार्टिकल्स का कंट्रीब्यूशन हमारे ग्रुप में कितना है? 1/8। ये किसी को भी डाउट हो तो बता दो यार। ऑनलाइन आर्यन, दिव्यांशी, समर, कोई डाउट? ठीक है, 1/8। और ऐसे कितने कॉर्नर्स हैं? 8। कितने आ गए? 1। z इज इक्वल टू 1 पार्टिकल पर यूनिट सेल। एक पार्टिकल है 1 यूनिट सेल। ठीक है, जो जैसे ही स्क्वायर था ना, बिल्कुल वैसे ही सर्कल हमारे स्क्वायर में 1/4 आ रहा था, 3D में जाएंगे 1/8 हो जाएगा। z की वैल्यू कितनी आ गई? सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के लिए 1। ठीक है, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में एक पार्टिकल होता है 1 यूनिट सेल। सबसे बेकार पैकिंग है, पहले ही बता चुके हैं, बॉल के ऊपर बॉल रखने के लिए सबसे बेकार पैकिंग है। क्लियर? कोई डाउट? तो ये अब आपको विजुलाइज करना है, दिमाग लगाना है थोड़ा मन की आंखों से। कितना था मालूम में? ऐसे कितनी बॉल्स हैं? ऐसे कितने कॉर्नर्स हैं? 8 ही होते ना। तो 1/8 1/8 1/8 सबको जोड़ दिया। ठीक है, क्लियर है बच्चों? तो मैंने जो आपको बताया कि वही हम वही करने वाले हैं, पाई आर स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, हम वही करने वाले हैं। पैकिंग फ्रैक्शन निकालने वाले हैं। क्या निकालने वाले हैं? पैकिंग फ्रैक्शन। उसके लिए बच्चों हमें चाहिए रेडियस और ए में रिलेशन, आर और ए में रिलेशन। आर क्या हो गया? रेडियस ऑफ एटम। ए क्या हो गया? एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल। ठीक है, सेम रिलेशन आएगा सिंपल क्यूबिक के लिए। अच्छी पैकिंग के लिए दोनों ज्वाइन करेंगे, एक दूसरे को टच करेंगे। इस कोने पे इस कोने पे दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? टच करेंगे। ऐसे विजुअलाइज करना है। क्लियर? क्या रिलेशन आ गया? 2r is equal to a, 2r is equal to a। ठीक, एक कॉर्नर, उस कॉर्नर पे पार्टिकल है, इस कॉर्नर पे, दोनों एक दूसरे को टच करते हैं। दोनों का रेडियस मिला के किसके इक्वल हो गया? 1। ये आ जाता है। ठीक है बेटा, इजी है। 10th की ज्योमेट्री चल रही भाई। हर एक पैकिंग का हम पैकिंग फ्रैक्शन निकालने वाले हैं। हर एक पैकिंग का क्या निकालने वाले हैं? पैकिंग फ्रैक्शन। एक बार निकालेंगे फिर उसको याद रखेंगे एज अ रिजल्ट। पैकिंग फ्रैक्शन, वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। कितनी ज्यादा चीजें पैक्ड है, कितना वॉल्यूम भरा हुआ है, दैट इज पैकिंग फ्रैक्शन। कितना वॉल्यूम भरा हुआ है। हाँ, समझ आ रही है? कोई डाउट? वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल्स, एक पार्टिकल है स्फीयर है हमारे सिलेबस में। अब अजीबोगरीब शक्लें लेके आएंगे तो फिर कैसे कैलकुलेशन करेंगे? आसान आसान चीजें पकड़ रखी है हमने। कैटायंस, एनायंस दोनों स्फीयर है ना, और एटम्स वो भी स्फीयर। स्फीयर मान के करना है हमने सब कुछ, टेंशन ही नहीं कोई। तुम्हारी बात
1/4 1 into 4/3 क्योंकि समझ आएगा एक पार्टिकल रखा हुआ है एक डिमेंशन में, ठीक है क्या थी, और पूरे वॉल्यूम का क्यूब का वॉल्यूम कितना है, एक क्यूब, ठीक है बच्चों वही है पाई स्क्वायर बाय ए स्क्वायर किया था, अब वॉल्यूम बाय वॉल्यूम ऑफ स्फीयर बाय वॉल्यूम ऑफ वो करना है, समझ आएगा। ऐसे निकालते हैं सिंपल क्यूबिक, सबके लिए हम ऐसे ही निकाल रहे हैं, आज जाके आपको यही विजुअलाइज करना है क्योंकि हम सब में यही करने वाले हैं। 3 टाइप के यूनिट चलाएंगे, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, बीसीसी और फेस सेंटर्ड क्यूबिक इसके बाद, ठीक है तो अपने को यही करना है, क्लियर है, ठीक है आरएम पढ़ के यही होगी बात है। एक क्यूब एक ही जगह क्या रखेंगे 2r, इस रिलेशन को यूज करेंगे तब जाके फ्रैक्शन निकल के आएगा। 5/6, ठीक है तो इस तरह से फ्रैक्शन निकल के आया, थ्री 3.14/6, ठीक है सुशांत 0.52 के आसपास, which means 52% वॉल्यूम ऑक्यूपाइड है, जितनी जगह है उसमें से 52% ही ऑक्यूपाइड है, सिर्फ सबसे बेकार पैकिंग है। आपको समझ आती है बात, जितना ठूस ठूस के भरेंगे उतना स्ट्रेंथ आएगी, जितना चीज को ठूस ठूस के भरेंगे उतना स्ट्रेंथ आएगी, जितना पैकिंग फ्रैक्शन बढ़िया होगा उतनी स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, ये सबसे बेकार वाली पैकिंग मात्र 52%। अब आपको सोचना है घर जाके कैसे हमने सारी चीजें निकालनी है, जेड कैसे निकालना है, ठीक है कॉर्नर पे जो बॉल रखी हुई है वो हमारे रूम में 1/8 है, एक बार दिमाग में बिठा लेना है बस कैसे आ रहे हैं, क्योंकि वहां पे 8 रूम्स को टच कर रही है, 8 रूम्स में इक्वली जा रही है, उस कॉर्नर से लगते हुए 8 रूम्स होंगे। अब ये तो पहली चीज है यार, ये तो बहुत कुछ विजुअलाइज करना है, ठीक है सुना रखना सबको, पैकिंग फ्रैक्शन में आ गया, रिलेशन A = 2r, पैकिंग फ्रैक्शन Z का मतलब है नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट सेल, चलो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में फिर हम इससे आगे बढ़ेंगे।